Hello everyone. So, welcome you all to my YouTube channel Let's Do Biology. I hope you all are doing well. If you are new to my channel, then please subscribe my YouTube channel Let's Do Biology. So, ये लास्ट मैंने जीपीसीआर की कुछ सिग्नलिंग पाथवे डिस्कस किए थे। मैंने सेल सिग्नलिंग डिस्कस करना स्टार्ट किया था जिसमें मैं ऑलरेडी 5 लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। सो इट्स द 6th लेक्चर एंड जीपीसीआर में ये पार्ट 5 है। जीपीसीआर के 4 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें डिफरेंट टाइप के सिग्नलिंग पाथवे मैंने डिस्कस किए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएंगे आपको। सो आप इजीली उनको देख सकते हैं। अगर किसी में भी अगर प्रॉब्लम आए तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो आज मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ, you can easily see PLC signaling pathway, phospholipase C signaling pathway, जिसको हम ये भी बोलते हैं IP3 DAG pathway, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट डाइएसाइल ग्लिसरॉल पाथवे। ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं इस पाथवे में, इसलिए हम इसको IP3DAG पाथवे बोलते हैं। ओके, सो डायग्राम के थ्रू मैं ये आपको समझाने का ट्राई करूंगी। अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगी कि इजीली समझ आ जाए। इफ समहाउ यू आर गेटिंग सम प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग, सो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके guys, please subscribe my YouTube channel and try to help me in growth my YouTube channel. Let's do biology. Okay, so now let's start the video. हम देखते हैं IP3 डैग पाथवे। प्रीवियस कुछ वीडियोज से मैं समझाते आ रही हूँ जीपीसीआर पाथवे को, तो अब तक ये यहाँ तक का तो पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिसमें हम जी अल्फा प्रोटीन की जीटीपी बाउंड फॉर्म को डिस्कस करते हैं। यहाँ तक तो कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी तो। फिर भी आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच सो डैट आई एम होपिंग कि अगर आप कोई मेरी इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हो तो आपको भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, सो हम देखते हैं कि इस IP3DAG पाथवे में होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका कुछ बैकग्राउंड देखते हैं। हमारे पास जो ये आइनोसिटोल है, ठीक है, इसके बहुत सारे मतलब फोस्फोटिडाइल आइनोसिटोल जो है, इससे डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल्स फॉर्म किए जा सकते हैं इसके फोस्फोरिलेशन करके। हम पीआई जो कि फोस्फोटिडाइल आइनोसिटोल है, इसको फोस्फोरिलेट कर सकते हैं डिफरेंट साइट पे। सबसे पहले अगर मैं इसको फोस्फोरिलेट करूं तो एक साइट पे होगा, और वो भी कौन सी साइट पे होगा, फर्स्ट कार्बन पे फोस्फोरिलेट होगा ये, ठीक है। तो क्या बनेगा, PI1P, सॉरी फोर्थ पोजिशन पे PI4 फोर्थ पोजीशन पे फोस्फोरिलेट होगा सबसे पहले। ये पोजीशन को याद कर लेना अच्छे से, मैं सारी बताती हूँ अभी। इसके बाद फोस्फोरिलेट होगा ये 5th पोजीशन पे PI4 5 P2, दो पोजीशन पर फोस्फोरिलेशन हो चुका है। अब तीसरी पोजीशन वो होगी 1, तो PI1 4 एंड 5 क्या हो गया, 3 पोजीशन पर आ गया फोस्फोरिलेशन। यहाँ पे मैक्सिमम 3 ही पोजीशन पे होता है फोस्फोटिडाइल आइनोसिटोल में, और जो ये फॉर्म हुआ है सबसे लास्ट वाला हमारा, इसी को हम बोलते हैं IP3 आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। ओके, ये एक सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल है। इसमें जो हम IP3 और DAG पाथवे की बात कर रहे हैं यही, और इसी से ये जो PIP2 है, जब ये इससे ये बनता है, इसी टाइम अगर हम यहाँ पे जो मैंने PLC पाथवे बोल रही थी ना, यहाँ पे हम PLC फोस्फोलाइपेज C एक एंजाइम होता है, ठीक है। अगर मैं उससे ट्रीट करूंगी इसको PIP2 को, तो यहाँ पे एक तो IP3 बनेगा और एक और बनेगा मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं DAG,
अब इसमें क्या होता है कि जो डीएजी है वो तो मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, कि मेम्ब्रेन से अटैच होता है, लेकिन IP3 साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, ये डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इसमें जो ये हमारा फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल था, इसी के स्ट्रक्चर में जो दो लीफलेट थी, एक तो साइटोसोल में आइनोसिटोल प्रेजेंट होता है, और एक थी मेम्ब्रेन में। ठीक है, जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट थी उससे ये डीएजी बन गया जब क्लीव हुआ PIP2 का। ठीक है, तो इसको याद रखना कि कौन सी पोजीशन पे फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, और जो IP3 है इसमें कौन कौन सी पोजीशन पे फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, 1, 4 एंड 5। अगर आपसे इसका स्ट्रक्चर पूछा जाए कि कौन से कार्बन पर फॉस्फोरिलेशन हो रहा है तो इनको याद रखना। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके सिग्नलिंग प्रोसेस को, पाथवे कैसे चलता है। GPCR रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर प्रेजेंट था मेम्ब्रेन पर, जो कि 7 टाइम मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। ये सर्पेंटाइन रिसेप्टर है। ठीक है, और जब इस पे लाइगैंड बाउंड हुआ, ये इनएक्टिव फॉर्म में था पहले, जब तक इसके साथ लाइगैंड बाउंड नहीं था, तब तक जी प्रोटीन भी इसके साथ प्रेजेंट नहीं होता। जी प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, जी अल्फा सब यूनिट होती है, GDP बाउंड फॉर्म में, और जी बीटा गामा होती है। ठीक है, बट जैसे ही लाइगैंड अटैच हुआ, इसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, और इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होते ही जी प्रोटीन इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि GPCR में गैप एक्टिविटी होती है। ठीक है, GTP एक्सचेंज फैक्टर, जिससे ये जी अल्फा की GDP को GTP से एक्सचेंज कर देगा। GDP है, यहाँ पे देखो GTP आ गई। अब जैसे ये इसने रिसेप्टर ने यहाँ पे GTP एक्सचेंज कर दी, वैसे ही ये जी अल्फा सब यूनिट यहाँ से डिटैच हो जाएगी, और जी बीटा गामा सब यूनिट से भी अलग हो जाएगी। ठीक है, अब ये इससे जैसे ही अलग हो गई, तो इस जी अल्फा GTP बाउंड फॉर्म सब यूनिट का क्या फंक्शन होता है कि इफेक्टर प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाना और उसको एक्टिवेट कर देना। ठीक है, अब हमने लास्ट में डिफरेंट टाइप के इफेक्टर प्रोटीन पढ़ी है, राइट। यहाँ लास्ट टाइम हमने जो विजन वाला था उसमें पढ़ा था, कौन सा था इफेक्टर प्रोटीन, PDE, राइट। यहाँ पे हम देखते हैं PIP2। देखो 4, 5 पे कार्बन है, जो ये है, ये प्रोटीन हमारा इफेक्टर प्रोटीन है, हमारा PIP2, फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटोल डाइफॉस्फेट, ये हमारा इफेक्टर प्रोटीन है। इस पे जैसे ही जी अल्फा सब यूनिट, यहाँ पे जो जी अल्फा सब यूनिट है, लास्ट में हमने डिफरेंट टाइप की जी अल्फा सब यूनिट पढ़ी है, इस जी अल्फा सब यूनिट का भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि यहाँ पे कौन सी जी अल्फा सब यूनिट होती है। ठीक है, जी अल्फा सब यूनिट जैसे ही PIP2 से बाइंड हुई, इसने इसको एक्टिवेट कर दिया, सॉरी फोस्फोलाइपेज सी को इसने एक्टिवेट किया है। ठीक है, PIP2 को नहीं, फोस्फोलाइपेज सी जो एंजाइम है वो होता है ना हमारा तो इफेक्टर प्रोटीन, तो यहाँ पे ये इफेक्टर प्रोटीन नहीं है, इफेक्टर प्रोटीन है फोस्फोलाइपेज सी, PLC। जैसे एडिनाइलिल साइक्लेज पढ़ा था, PDE पढ़ा था, ऐसे यहाँ पे है PLC, फोस्फोलाइपेज सी इज द इफेक्टर प्रोटीन, जो कि ये इफेक्टर प्रोटीन जी अल्फा सब यूनिट से जैसे ही बाइंड होगा, पहले ये इनएक्टिव था PLC, लेकिन जैसे ही जी अल्फा सब यूनिट इससे बाइंड हो गई, इसने PLC को एक्टिवेट कर दिया। अब एक्टिवेट होते ही PLC क्या करेगा, इस PIP2 की से बाइंड हो जाएगा। ठीक है, इस PIP2 को ये दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, ये जो मेम्ब्रेन से बाउंड है इसको अलग, और जो ये साइटोसोल में प्रेजेंट है इसका पार्ट इसको अलग। अब इससे क्या फॉर्म हो गया, एक तो हो गया IP3 आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, और एक हो गया डाइएसाइल ग्लिसरॉल। अब जो डाइएसाइल ग्लिसरॉल है वो तो मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, इसका याद रखना कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि DAG मेम्ब्रेन बाउंड है या फिर साइटोसोल फ्री है। तो जो DAG है वो मेम्ब्रेन बाउंड है, और IP3 साइटोसोल में डिफ्यूजिबल है, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, PIP2 दो में डिवाइड हो गया PLC से, DAG और IP3। अब IP3 आगे क्या करेगा, IP3 के कुछ चैनल प्रेजेंट होते हैं ER की मेम्ब्रेन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये चैनल प्रेजेंट होते हैं।
कौन से चैनल है? IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल की IP3 तो इन पर बाइंड होगा और ये कैल्शियम चैनल है कि कैल्शियम इनसे डिफ्यूज होगा इन चैनल के थ्रू। जब IP3 इनसे बाइंड हो जाएगा तो ये इनएक्टिव जो थे चैनल ये एक्टिवेट हो जाएंगे। अब कैल्शियम क्या कहाँ स्टोर होता है? ER में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हम बोलते हैं ये वो मसल में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम स्टोर होता है। ये कैल्शियम बाहर की तरफ डिफ्यूज होगा जैसे ही ये चैनल ओपन हो जाएंगे। और ओपन किसके रिस्पॉन्स में होंगे? जैसे ही IP3 बाइंड हो जाएगा चैनल से वैसे ही ये चैनल ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम बाहर की तरफ डिफ्यूज हो जाएगा। अब कैल्शियम साइटोसोल में इंक्रीज हो गया। अब इस कैल्शियम का डिफरेंट फंक्शन होता है। इस पाथवे में हम इसका फंक्शन पढ़ते हैं क्या होता है। सो ये कैल्शियम एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन काइनेज सी। इनएक्टिव फॉर्म में ये साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे ही कैल्शियम का लेवल बढ़ने लगता है कैल्शियम इससे बाइंड हो जाता है और इसको मेम्ब्रेन में रिक्रूट कर देता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिक्रूट करने में हेल्प करता है जो ये कैल्शियम जैसे इससे बाइंड होगा। ओके, अब ये मेम्ब्रेन से रिक्रूट हो गया और मेम्ब्रेन में ही DAG प्रेजेंट था। ठीक है, समझ में आया कि मेम्ब्रेन में ये DAG प्रेजेंट था और PKC मेम्ब्रेन में रिक्रूट कर दिया गया कैल्शियम की हेल्प से। अब यहां मेम्ब्रेन में DAG मेम्ब्रेन में प्रेजेंट था, वो इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है PKC के साथ। देखो ये DAG था, ये मेम्ब्रेन में था और PKC भी मेम्ब्रेन में रिक्रूट हो गया। देन PKC के साथ DAG ने इंटरेक्ट कर लिया। DAG क्या करता है? इसको एक्टिवेट कर देता है। रिक्रूट करने का काम कैल्शियम ने किया और एक्टिवेट DAG ने कर दिया। सो ये प्रोटीन काइनेज है तो ये फॉस्फोरिलेशन कराएगा डिफरेंट जो भी सेल में मॉलिक्यूल्स होंगे उनका फॉस्फोरिलेशन कराएगा अपने सबस्ट्रेट का। ओके, और क्या करेगा? PKC डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो हमारे साइटोसोल में लोकेटेड होंगे उनको फॉस्फोरिलेट कर देगा और फॉस्फोरिलेट होते ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसे ही न्यूक्लियस में गए वहां पे वो जीन्स को एक्टिवेट कर देंगे जो डिफरेंट मेटाबॉलिज्म, सेल डिवीजन, इन सब प्रोसेस में रिक्वायर्ड होंगे। ओके, और क्या होगा? PKC क्या करता है? लीवर सेल में एक और फंक्शन करता है कि ये PKC ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है फॉस्फोरिलेट करके। एक एंजाइम होता है ग्लाइकोजन सिंथेज, ये उसको फॉस्फोरिलेट कर देता है और उसको फॉस्फोरिलेशन से वो इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, सो PKC के ये डिफरेंट फंक्शन होते हैं क्योंकि ये एक फॉस्फोरिलेशन करा सकता है काइनेज एंजाइम में। आई होप कि ये पाथवे अच्छे से समझ आ गया होगा। बस इसमें यहां से अलग है, यहां से एक बार सुन लो कि जी अल्फा एक्टिवेटेड जी अल्फा सब यूनिट जब इफेक्टर प्रोटीन से बाइंड होगी तो वो उसको एक्टिवेट कर देगी। यहाँ पे हमारा इफेक्टर प्रोटीन कौन सा है? फॉस्फोलाइपेज सी। जैसे PLC एक्टिवेट हो गया उसने PIP2 को क्लीव कर दिया दो मॉलिक्यूल्स में, IP3 और डैग, ये DAG, ये हमारे दोनों सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल है। IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल जो कि ER की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है वहां जाके बाइंड हो गई और उनको एक्टिवेट कर दिया। जैसे वो एक्टिवेट हुई कैल्शियम का इफ्लक्स हो जाएगा साइटोसोल में। साइटोसोल में आते ही कैल्शियम को एक प्रोटीन मिलेगा इनएक्टिवेटेड फॉर्म में PKC। जैसे ही कैल्शियम बाइंड करेगा ये PKC प्रोटीन मेम्ब्रेन में रिक्रूट हो जाएगा। अब मेम्ब्रेन में DAG प्रेजेंट है, DAG PKC के साथ इंटरेक्ट करेगा और उसको एक्टिवेट कर देगा। एंड PKC एक काइनेज एंजाइम है सो ये फॉस्फोरिलेशन कराएगा। अब देखो यहाँ पे IP3 का कैल्शियम और DAG दोनों इंटरेक्ट हो रहे हैं, दोनों का इंटरेक्शन से ही PKC एक्टिवेटेड हो रहा है, इसलिए हम इसको IP3 DAG पाथवे बोलते हैं। ओके, आई होप कि दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अगर नहीं हुआ हो तो वीडियो को फिर से देखना। ओके, सो अभी मैंने जो पढ़ाया है अभी उसी से कुछ पॉइंट लिखे हैं, इनको पढ़ लेना। एक चीज मैं बता देती हूँ कि जो G प्रोटीन का मैं बोल रही थी, इस केस में जो G प्रोटीन होती है उसमें G अल्फा सब यूनिट कौन सी होती है? G अल्फा O, G अल्फा Q। सो अभी तक हमने कौन कौन सी पढ़ चुके? G अल्फा S, G अल्फा I और
G अल्फा T ट्रांसड्यूशन वाले में, विजन वाले में। और इसमें हमने क्या पढ़ा, G अल्फा O एंड G अल्फा Q, ये दोनों ही सब यूनिट कोई भी इन्वॉल्व हो सकती है, जिसमें जो हमारा PLC एंजाइम है वो इफेक्टर प्रोटीन होते हैं। ओके, और दो हमें इसमें मैसेंजर मिले हैं, IP3 जो कि डिफ्यूजिबल है, DAG जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है। ओके, ये जो मैंने समझाया था वही पॉइंट लिखे हुए हैं। सो अभी हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। The second messenger which opens calcium ion pores in ER and plasma membrane is DAG, no. CMP, no. Phosphatidyl inositol biphosphate, no. Inositol triphosphate, yes. IP3, तो IP3 हमारा सेकेंडरी मैसेंजर था जो ER में प्रेजेंट IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल पर जाके बाइंड हो रहा था और फिर वहां से कैल्शियम रिलीज हो रहा था। ये देखो, ये रहा IP3 बाइंड हो रहा है ना, इसमें बस वही पूछा है। So let's see next question. A cellular protein has high affinity for IP3 compared to PIP2. Where would you expect this protein to be localized when PLC beta enzyme PIP2 is activated? So PIP2 कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमने देखा था बाद में वो ER मेम्ब्रेन पे जाके प्रेजेंट हो गया था जब फोस्फोलाइपेज बीटा एंजाइम ने PIP2 को एक्टिवेट किया कर दिया था तब। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ER, ऑन द ER, राइट। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। इफ अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है सो उन वीडियो को आराम से देखना, ध्यान से समझना। आई होप कि वो समझ भी आ जाएगी अच्छे से। सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स डू बायोलॉजी, एंड इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज देन हिट द लाइक बटन एंड डोंट forget to share it with your friends. Till then, take care, bye bye, thank you, meet you in next video.